पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 12 सालों में अगर इस देश में किसी एक पार्टी ने अपार सफलता हासिल की है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी ने अगर इतने कम वक्त में दो जगहों पर अपनी प्रचंड तरीके से सरकार बनाई, कई जगहों पर विधानसभा में अपने खाते खोले, तो इसके पीछे संदीप पाठक जैसे लोगों का ब्रेन रहा। तमाम बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ाई करने के बाद फिर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, पंजाब के लिए आपने काम किया और हमने देखा 117 विधानसभा वाले पंजाब में कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी को धराशायी करके 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली। लेकिन इस बार हरियाणा में कड़ी और बड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि यहां पर 90 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। थैंक यू। कहां पर खड़ी है आम आदमी पार्टी हरियाणा में? आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है और इतना मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के बिना इस बार हरियाणा में सरकार नहीं बन पाएगी। ये तो अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से छूटने के बाद जब हरियाणा में प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां पर कहते हुए नजर आए। लेकिन ये कैसे संभव होगा? पिछली बार 2019 के विधानसभा के आंकड़े अगर मैं देखूं तो वहां पर आप लोगों को 1% वोट शेयर भी नहीं मिला था। और हुड्डा जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपकी सारी सीटों पर 46 जगहों पर आपने उम्मीदवार उतारे थे, हर जगह जमानत जब्त हो गई थी। इस बार क्या ऐसा करामात कर दिया या कौन सी ऐसी कामयाबी लेकर चल रही है कि आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हम फर्स्ट टाइम प्रॉपर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हमने हरियाणा का कोई इलेक्शन प्रॉपर तरीके से फुल फ्लेजेड लड़ा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में भी ऐसे ही था। गुजरात में भी जब हम गए तो 0% वोट शेयर पे थे, कभी प्रॉपरली पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे। गुजरात के नतीजे आए, 5 MLA बने, 12-14% वोट शेयर आया। आप दिल्ली का ले लो, दिल्ली में जब शुरू हुआ तब हम 0% से शुरू किए, सीधे सीधे 28 सीटें आती है, फिर सरकार बनती है, फिर सरकार बनती है, फिर सरकार। पंजाब का ही ले लो आप, पंजाब में जब हमने फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा तो 20 सीटें आती है, दोबारा चुनाव लड़ा तो 117। तो अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो बड़ा एक स्टेप करके नहीं है, वो सीधे सीधे स्काई रॉकेट करते हैं। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस पार्टी के साथ आपने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि हुड्डा जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में विलेन बन गए, आप लोगों के लिए खास तौर से। वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ और हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए, बातचीत हुई, बात नहीं बनी तो अब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को ब्लेम करने का इसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। संदीप जी, बातचीत किससे हुई थी? देखिए, जब बातचीत होती है तो उनके तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, राघव चड्ढा जी लीड कर रहे थे, उधर से बावरिया साहब लीड कर रहे थे। तो सभी लेवल्स पर मीटिंग हुई थी, सभी लेवल्स पर मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बात नहीं बनी, आगे बढ़ गए। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप लोगों को एक ही सीट हालांकि दी गई कुरुक्षेत्र की, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी हो। अब राहुल गांधी चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर क्षेत्रीय नेता ने रोड़े अटका दिए, तो इससे आप लोग निराश भी हैं। क्योंकि अकेले हरियाणा जैसे प्रदेश में चुनावी मैदान में जाना, जहां पर 2 ध्रुवों के बीच इस वक्त लड़ाई चल रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेगी? देखिए, मैं तो खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ। मेरे लिए मेरा कैडर इम्पॉर्टेंट है और मेरे कैडर में सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वॉलंटियर्स खुश है, वहाँ की जनता खुश है। तो देखो, जो नियति में होता है वो होता है। बातचीत किए, बातचीत नहीं बनी, आगे बढ़ गए। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही लिखा होगा, कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। तो सारी सीटों पे लड़ रहे हैं, अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छे नतीजे क्या आएंगे? आपने कहा कि किंग मेकर की भूमिका निभाएगी आम आदमी पार्टी। अब आपकी इन बातों को सुनकर लगता है कि क्या हंग असेंबली जैसी स्थिति बनने जा रही है हरियाणा के भीतर? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हरियाणा की जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को वो वहाँ से उनका बैग पैक करके बाहर करने वाले हैं। अब जनता के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि सारे कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको पहले उन्होंने मौका दिया है बार बार, और दूसरा ऑप्शन है एक नई पार्टी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं। एक तरफ दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं। तो जनता अब तय करेगी कि अगर एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और नई पार्टी को लाना है जो काम करे, तो या उन कन्वेंशनल पुरानी पार्टियों को वोट देगी या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को देगी। तो ये जनता तय करेगी। ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, हरियाणा से जा रही है। कौन आने वाला है ये समय ही बताएगा।
आम आदमी पार्टी के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि हम जी जान से लड़ते हैं चुनाव, और हमारे सामने जो भी आता है फिर उसके पसीने छुटा देते हैं। कांग्रेस का नाम तो आप ले नहीं रहे हैं, ये सच बात है कि बीजेपी की 10 सालों से सरकार है और उसी से सारे सवाल जवाब होंगे, लेकिन क्या ये मुश्किल नहीं होता है कि अभी 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी के लिए आप लोग इतनी गाथा गाते फिर रहे थे कि कांग्रेस गठबंधन को, आम आदमी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को आप वोट दें, अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनावी मैदान में जाकर 90 सीटों पर उतारना, कहा यह जा रहा है कि आप लोग यानी कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा की भूमिका निभाने जा रही है और इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा। हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली पे लड़ा, गुजरात पे लड़े, गोवा पे लड़े, आप पंजाब देख लो, जहां पर भी हम चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत से लड़ते हैं और जीतने के लिए लड़ते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हमें सरकार बनानी है, बाकी जनता जो आशीर्वाद देती है वो सिरोधार्य है। हरियाणा में मैं इतना कह सकता हूं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, हम अलग है, लेकिन मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि हम इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। इंडिया अलायंस के पार्टनर है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस के जो आज इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की संविधान को त्राही त्राही कर रहा है, जिस तरीके से चुने हुए प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकारों को ये गिराते आ रहे हैं, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन होंगे देश पे। किस सरकार को गिरा दिया है बीजेपी ने? आप गिनना शुरू कर लीजिए, ये महाराष्ट्र से आप शुरू कर लीजिए, आसाम से शुरू कर लीजिए, आप एक एक लेते जाइए, हर जगह अटेम्प्ट करते हैं। अभी वो दिल्ली में भी अटेम्प्ट कर रहे थे। उनका प्लान क्या था? उनका प्लान यही था कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, उसके बाद उनसे इस्तीफा दिलवा दो, इस्तीफा दिलवा के फिर एक नया मुख्यमंत्री बनवाओ, नया मुख्यमंत्री बनवा के फिर दिल्ली की सरकार को गिरा दो। तब फिर बीजेपी कामयाब हो गई, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा, नया मुख्यमंत्री आते को आप लोगों को बनाना पड़ा। अगर ये बीजेपी का प्लान है फिर तो बीजेपी कामयाब हो गई इसमें। बीजेपी तो फेल हो गई। बीजेपी का प्लान क्या था? बीजेपी का प्लान था सरकार गिराना, पार्टी तोड़ना। पार्टी मजबूत हो गई। मैं आपको बताता हूं, आपको अगर अरविंद केजरीवाल जी को समझना है तो इन 2 प्रश्नों से ही आप समझ सकते हैं उनके पूरे व्यक्तित्व को, कि जब वो जेल में थे तो उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं दिया, और जब जेल से बाहर आकर जब उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी तब उन्होंने रिजाइन क्यों करी। जेल में जब थे तो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके ये कोशिश किया था कि वो रिजाइन कर दे, जैसे ही वो रिजाइन करते सरकार तोड़ देते। तो अरविंद केजरीवाल उस व्यक्ति का नाम है जो किसी से डरता नहीं है, हरियाणा का खून है उनके शरीर में, किसी से डरने वाला आदमी नहीं है। तो डरा धमका के केजरीवाल से आप रिजाइन नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को डरा के तोड़ते जब दिल्ली पहुंची तो अरविंद केजरीवाल जी ने इनके ये जो रथ था इसको दिल्ली में रोका, सरकार न टूटने दी न गिरने दी। इसलिए जेल में रहते हुए रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि प्रजातंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा करने के लिए ये बहुत आवश्यक था कि रिजाइन ना करे। लेकिन बाहर आने के बाद, बेल मिलने के बाद, स्पष्ट होने के बाद उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने क्यों रिजाइन किया? उन्होंने फिर अपने नैतिक दायित्वों और नैतिक मूल्यों के कारण उन्होंने फिर रिजाइन किया कि अगर आप पे लांछन लगाए, एक ईमानदार आदमी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक आप ईमानदार आदमी हो, आपको अगर कोई लांछन लगाए कि इसने चोरी की है, तो क्या आप सो पाओगे? क्या आपको आसानी से नींद आ जाएगी? अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है, उनको इस लांछन के साथ जीना नहीं है। तो जनता की अदालत में गए हैं कि अगर तो जनता को लगता है कि भाई मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस जिता देना, अगर लगता है कि मैं बेईमान हूं या मैं ईमानदार नहीं हूं तो मत लाना वापस पे। 117 दिनों तक वो जेल के भीतर थे, उसके बाद उनकी नींद टूटी कि नहीं और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन दूसरी वजह ये भी थी ना कि सुप्रीम कोर्ट से उनको सशर्त जमानत मिली है, बाहर निकल के वो कोई कामकाज नहीं कर सकते थे, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते थे। लेकिन इन सब के इतर चूंकि हम हरियाणा के पंचायत आज तक का हिस्सा हैं, इस वजह से मैं वापस लौट कर आती हूँ यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने, उनके इस्तीफा देने, आतिशी के एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की गद्दी पर बिठाने, इन तमाम बातों का क्या आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलेगा हरियाणा में? क्या भावनात्मक अपील भी बार बार जो लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसका फर्क पड़ेगा? मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आपका वो उत्तर दे दूं कि 117 दिन के बाद नींद से जागे। देखिए, 117 दिन के बाद वो जेल से बाहर आए। हमने ये रिजोल्यूशन लिया था कि हम जेल से सरकार चलाएंगे और जब तक जेल में है तब तक
हम रिजाइन नहीं करेंगे। हमने ये नैतिक आधार पर जिम्मेदारी ली थी। देखो, संविधान को बचाना किसी भी एक नेता का पहला दायित्व होता है। आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करोगे, अगर संविधान छिन्न भिन्न हो रहा है, आपके सामने प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं वो छिन्न भिन्न हो रहे हैं और आप हार जा रहे हो, यार मैं रिजाइन करना वहां पे कोई आंसर नहीं था। प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए जरूरी था कि दबाव कितनों भी पड़े, झुकना नहीं है, रिजाइन नहीं करना है। वो एक परिस्थिति थी जब हम जेल में थे। आज जब हम बाहर आ गए, जब कोर्ट ने हमें बरी कर दिया है, हमें बेल दे दी है, ऐसे बरी नहीं किया है, बेल दी है, बेल दे दी है, बरी भी हो जाएंगे अगर ये शुरू करेंगे प्रोसेस। तो आज हमें देने की जरूरत नहीं थी रेजिग्नेशन, हमने नैतिक मूल्यों के आधार पर रेजिग्नेशन दिया है। एक चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे थे कि क्या इसका कोई भावनात्मक असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसान के साथ अन्याय किया, किसानों पर डंडे बरसाए, उसके बाद अब महिलाओं के साथ आप देख लो, महिलाओं पे जो क्राइम है पूरे देश में नंबर 1 पहुंच रहा है हरियाणा में। हमारी रेसलर जो बहनें थी उसको दिल्ली की सड़कों पर इन्होंने घिसट घिसट के मारा उनको। तो महिलाओं के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, जो जवान है आप अग्निवीर लाकर उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो, जो नौजवान है, नौजवान को रोजगार की इतनी समस्या है, ड्रग्स पूरा फैल रहा है, तो आप किसान ले लो, जवान ले लो, महिला ले लो, इन सब पे जो अन्याय किए, जनता तो उसका जवाब देगी। उसको भी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा का बेटा है, हरियाणा का लाल है, उससे भी उनकी तरक्की देखी नहीं जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2 राज्यों में सरकार बनाया, इनके पेट में दर्द हो गया और उसको भी तोड़ने पे लगे हुए। तो ये सारे अन्याय का जवाब जनता, हरियाणा की जनता जरूर देगी। अब चाहे वो इमोशन में आकर दे या वो अपने भविष्य को सोच कर दे, बट जवाब जरूर देगी। संदीप जी, हम लोग उस दौर के जर्नलिस्ट हैं जब हमने आम आदमी पार्टी को अपने सामने अस्तित्व में आते हुए, उसके पहले अन्ना आंदोलन करते हुए और फिर 2-2 राज्यों में सरकार बनाते हुए भी देखा है। जब आप लोग आंदोलन करते थे उस समय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शीला दीक्षित से लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जिस तरह की जुबान आप लोगों की होती थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार आप लोग इस्तीफा मांगते थे। वही भ्रष्टाचार के आरोप जब आपके नेताओं पर लगते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक हैं, आपके मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर लगते हैं, तो फिर यहां पर चरित्र क्या आम आदमी पार्टी का बदल जाता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? नैतिकता देखिए, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वो जेल जाए और जेल जाने के बाद कहे कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, यहीं से सरकार। ये तो एक जिद थी ना। देखिए, मैं बताता हूं, आप एक तथाकथित शराब घोटाला करके एक व्यक्ति पे खुद से ही लांछन लगा देते हो। आप कोर्ट में इतने सारे प्रोसीडिंग्स हुए, कोर्ट ने बार बार ये कहा कि एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई, कहीं कुछ केस नहीं बन रहा है, तो आप अपने राजनीतिक लड़ाई को कोर्ट पे लेके गए। आप मोदी जी और प्रधानमंत्री जी और कहूं कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी से लड़ नहीं पा रहे, ठीक है, तो इसको क्या किया जाए? इनके ऊपर तो इनका मेन स्ट्रेंथ क्या है? ईमानदारी का है। तो ऐसा करते हैं कि इनके ईमानदारी पे चोट करते हैं। इन्होंने फिर प्लान बनाया, प्लान बना के केजरीवाल जी को जेल में डाला। इससे 2 पर्पस सॉल्व होते थे, एक तो पार्टी की बदनामी होगी और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी सीन से, चुनाव से बाहर रहेंगे तो इनकी पार्टी को तोड़ लेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में आपका नैतिक दायित्व क्या बनता है? क्या आप प्रेशर में सरेंडर कर दो, ये जानते हुए भी कि हमने कुछ नहीं किया है, ये जानते हुए भी कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंटली ये अरेस्ट कर रहे हैं? क्या आपका नैतिक दायित्व रिजाइन करने में है? नैतिक दायित्व, देश की जिम्मेदारी यही थी कि रिजाइन ना करके ऐसे गलत तरीके से सरकार तोड़ने की प्रक्रिया को रोकना जिम्मेदारी थी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लिए, नैतिक जिम्मेदारी के लिए, संविधान के लिए रिजाइन ना करके दूसरे मुख्यमंत्रियों को और दूसरे राजनीतिक दल को एक रास्ता दिखाया है कि खबरदार, अगर भाजपा कभी भी ऐसे आपको अरेस्ट करे फ्रिविलस ग्राउंड पे और फर्जी ग्राउंड पे, तो रिजाइन मत करना, लड़ो उनसे, बाहर आओ, फिर जनता के पास जाओ। देखो, 2 तरीके से अब अरविंद केजरीवाल जी की बेगुनाही साबित होगी। पहला, कोर्ट करेगी, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट ने बेल दे दी है। और दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई मुख्यमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया, तो जनता तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर मान लो कोर्ट छोड़ भी देती है, बरी कर देती है, और अगर जनता को लगता है कि यार पता नहीं क्या किया है, तो वो ठीक नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री बनना ठीक नहीं है। अगर मैं एक चीज कहूं, अरविंद केजरीवाल जी को अगर सत्ता का मोह होता तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल का उलाहना देके आपने आडवाणी जी को हटा दिया, पता नहीं मुरली मनोहर जोशी जी को हटा दिया, इतने सारे लोगों को आपने हटा दिया, आप क्यों कुर्सी नहीं छोड़ते हो? केजरीवाल ने तो 2 मिनट पे छोड़ दी कुर्सी।
2 मिनट लगे थे, 2 मिनट लगे थे, जेल से 117 दिन नहीं लगे। जेल से छूटने, देखो जेल में हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम हाँ। डरने वाले नहीं है, हरियाणा के लाल हैं, खून है हरियाणा का, ऐसे डरते नहीं है। जेल में डालोगे, दबाओगे, धमकी दोगे, गुंडागर्दी करोगे तो लड़ेंगे डट के तुमसे। संदीप जी, लेकिन जनता की अदालत में भी लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोग गए थे और अरविंद केजरीवाल को जब उस समय जमानत मिली थी प्रचार के लिए, तो दिल्ली में हर जगह जाकर वो इस बात को गिनाते थे कि आप मुझे अगर वोट देंगे तो दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने नकार दिया, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को हटा दिया, पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो जनता की अदालत का ये फैसला था, वहां पर तो अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई। देखिए, लोकसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे नहीं लड़ा गया था। लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था देश के संविधान के ऊपर, और उसका नतीजा आपने देखा। जिस तरीके से चारों तरफ कहते थे कि 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, ये 200 मुश्किल से पार किए इन्होंने, तो वो नतीजा था। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो चुनाव है वो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। इस पे आप रेफरेंडम पे जाएगा, और हम ये देश की पहली पार्टी है, मैं तो कहूंगा दुनिया की पहली पार्टी, जो ये कह रही कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, और अगर आपको लगता है कि मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स भी फॉलो करता हूं, पूरी दुनिया में भी, देश में भी ऐसा एक भी नेता, एक भी पार्टी आकर ये कहे कि मैं ईमानदार हूं तभी वोट देना, मैं मान जाऊंगा आपको। ये बात तो हर जगह वो तमाम राज्यों में गए, उत्तर प्रदेश में भी गिना रहे थे, लेकिन वहां पर भी आप लोगों की जमानत जब्त हो गई, आप लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन एक बार फिर से मैं हरियाणा पे आ जाती हूँ। आपका जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, सिर्फ कुरुक्षेत्र आप लोगों को मिला, वहां पर भी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर बढ़त हासिल कर ली थी। इस बार की स्थिति हरियाणा की आपके लिए क्या रहने वाली है? क्या आपका सारा फोकस उन्हीं सीटों पर है कि भाई कुछ तो खाता खुले, ऐसा ना हो जाए कि 0-0, जैसा कि पिछले हरियाणा में तो पिछले 3 चुनाव में आपका खाता भी नहीं खुला है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पहली बार हम पूरी ताकत से पूरी सीटों पर संजीदगी से चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुरुक्षेत्र पे हमने चुनाव लड़ा। कुरुक्षेत्र में काफ़ी अच्छी लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ वहाँ पर, और थोड़े से वोटों से रह गए। हम लगभग 4 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर, उस पर जीत भी। जो पार्टी, हमारा सिंबल भी हरियाणा में नहीं गया था गांव-गांव में, फर्स्ट टाइम लोगों ने हमारा सिंबल देखा था। वो चुनाव का चिन्ह जनता को नहीं पता था। आप फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ते हो, आपके चिन्ह, चुनाव चिन्ह के बारे में जनता को नहीं पता है, और सीधे सीधे आप 4 सीटों पर जीतते हो, तो वो नतीजे उतने बुरे नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं हमें जीतना चाहिए था। अगर और जीत गए होते तो मैं ज्यादा खुश होता, बड़ी स्वाभाविक सी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, नतीजे क्या होंगे इसका अंदाजा आप जमीन पर जाकर लगा सकते हैं। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अपनी टीम लेकर आप जाइए, 10 आदमी से आप पूछिए कि क्या होने वाला है, पहला जवाब यही आएगा कि इस बार बदलाव होगा। जिस तरीके से गवर्नेंस का बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आपके पास शायद समय नहीं है, अगर आप समय देते तो मैं आपको एक सेक्टर पे बता सकता हूं कि क्या बेड़ा गर्क किया है। आप सीएजी की रिपोर्ट उठा लो, अगर हमारी नहीं मानते हो तो वो सीएजी की रिपोर्ट भी छोड़ दो, कहीं किसी भी स्कूल पे चले जाओ, किसी भी अस्पताल पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, किसानों से बात कर लो, बेरोजगारी की समस्या, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो जनता एक ही आवाज में कह रही कि यार इनको तो बदलना है, ये तय है, अभी किसको लाना है वो देख लेते हैं। अभी इतना बड़ा इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया था लोकसभा में, उसके बावजूद टोटल विपक्षी दलों को अगर हम जोड़ लें तो भी वो बीजेपी के आसपास आकर खड़ी नहीं हो पाती है। 240 से ज्यादा इन लोगों को सीटें आती हैं, और इंडिया गठबंधन ने जगह जगह प्रचार किया, संविधान का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, महंगाई, रोजगार, तमाम मुद्दों को लेकर, तो भी बीजेपी को सत्ता से आप लोग नहीं हटा पाए। तो हरियाणा में आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहां पर बदलाव हो जाएगा? आप धीरे धीरे देखते जाइए, हरियाणा का चुनाव है, बीजेपी गायब है, महाराष्ट्र का चुनाव है, बीजेपी गायब है, झारखंड का चुनाव है, बीजेपी गायब है, ये आप दिल्ली का चुनाव है, बीजेपी गायब है। बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, और वो डाउनफॉल किसी के कहने से शुरू नहीं होता, अपने कर्मों के कारण शुरू होता है। मुझे लगता है कि पूरे दशकों में जितना बहुमत प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला होगा इस देश में, पहले भी इतिहास भी ले लो, आने वाले समय में भी बहुत मुश्किल है कि किसी को इतना बहुमत मिलेगा। अब प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि इतना बहुमत मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए क्या क्या मूलभूत परिवर्तन किए हैं। इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी वो खो दिए। कुल मिला के उन्होंने किया क्या, संस्थाओं का दुरुपयोग किया। जो संस्थाएं, देखो देश संस्थाओं से चलती है, पॉलिटिकल पार्टी आते जाते रहते हैं, आज ये है, कल वो है, परसों वो है। अगर संस्थाएं, जैसे मीडिया है,
अगर आप मीडिया को इंडिपेंडेंट और वाइब्रेंट नहीं रखोगे, देश नहीं चल सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, अगर उसको आप इंडिपेंडेंट नहीं रखोगे तो देश नहीं चल सकता है। तो संस्थाएं देश चलाती है। तो मोदी जी के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन में एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि संस्थाओं का उन्होंने नाश कर दिया है। किसानों के साथ, उनके साथ जो काले कानून लाकर कोशिश की है वो अन्याय कर, अब उसको भी छोड़ो, हमारे देश के जवानों को पूरी दुनिया में जाना जाता था बहुत डिसिप्लिन्ड है करके। जिस तरीके से अग्निवीर लाकर उनके साथ अन्याय करने का, भाई अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो देश से पूछो ना, बहुत सारे लोग हैं आइडिया दे देंगे। आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप पूछो, समझो, पढ़ो। क्या है अग्निवीर को लेकर आइडिया आम आदमी पार्टी का? आप मुझे ये बताओ, एडहॉक में क्या आप देश के लिए लोगों को तैयार कर सकते हो? आप इतने दिन उनको ट्रेनिंग देते हो, 3-4 साल ट्रेनिंग देके उसके बाद उनको रिटायर कर दोगे। जब आप देश के लिए तैयार करते हो ना, तो सबसे पहली चीज होती है आत्मविश्वास। आप उनको कह रहे हो जाओ देश के सामने बॉर्डर पे शहीदी दे दो, शहीदी वो दे भी दिया, चले भी गए, देश के लिए कुर्बान भी हो गए। उनके ना परिवार को कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है, ना उनको शहीद की। पंजाब में मैं बताऊं, अग्निवीर शहीद होकर आए, उनके घर परिवार के पास मान साहब मिलने गए, उनको एक शहीद का जो लास्ट राइट होता है वो भी नहीं मिल रहा था। हमने फिर अपने स्टेट पुलिस से वो करवाए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मत छेड़ो, उसको मत खराब करो, क्योंकि उसको दोबारा खड़ा करने में सालों लग जाएंगे। आखिरी सवाल में ले लेती हूँ, कंपनसेशन का आपने जिक्र किया, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जिक्र संसद भवन में किया था, उस पर नहीं जाते हुए आखिरी सवाल, क्लोजिंग कमेंट, आप हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से लड़ना है या भारतीय जनता पार्टी से, और आपकी भूमिका किंग मेकर की होगी या फिर वोट कटवा पार्टी ही हरियाणा में बनकर रह जाएगी आम आदमी पार्टी? हम हरियाणा में किसानों के आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम हरियाणा में नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम हरियाणा में माताओं और बहनों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे सामने जो आएगा उसको हराएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद संदीप पाठक जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। अब हरियाणा में क्या कमाल दिखा पाती है आम आदमी पार्टी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।